हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में बिजनेस फिनांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ अ फर्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फर्म की जो वर्किंग कैपिटल नीड है वो कुछ फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करती है, कुछ फैक्टर्स के थ्रू प्रभावित होती है। आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताना। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस, प्रोडक्शन पॉलिसी, मार्केट कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ सप्लाई। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या ये 1 2 3 4 सही है, या फिर 2 3 4 5 सही है, या फिर 3 4 5 सही है, या फिर 1 2 3 4 5 सही है। तो एक बार आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बता दे रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल वो फंड होता है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है, अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए जो हम फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल की नीड क्या है, पर्पस क्या है? टू मीट डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो हमारे डेली के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको मीट करने के लिए हम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें पड़ती है। रॉ मटेरियल परचेस करना है, स्पेयर पार्ट्स परचेस करना है, तो ये सारी चीज़ों को परचेस करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है, तो इसे हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है ये डिटरमाइन करेगा कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सर्विस फर्म का एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट। आप सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर को एंजॉय करने के लिए। तो रेस्टोरेंट बिजनेस जो है, जो सर्विस फर्म है, वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो ज़्यादातर कैश बेसिस पे होता है। और यहाँ पे शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल भी होता है। शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है? जो भी बिजनेस ओनर है, जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, वो अगर उसे जल्दी मिल जाए, जैसे अगर मैंने पैसा बिजनेस में लगाया, रॉ मटेरियल परचेस किया, सारी चीज़ें को मैनेज किया, प्रोडक्ट बनाया और उसे मार्केट में बेच दिया, और जो सेलर उन्होंने मुझे जल्दी ही पैसा रिटर्न कर दिया, तो उस पीरियड को हम शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ये 30 दिन, 40 दिन, 1 महीने, 15 दिन, कुछ भी हो सकता है। चूँकि रेस्टोरेंट जो है वो एक सर्विस फर्म का एग्जांपल है और यहाँ पे कैश बेसिस पे काम होता है, और जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो शॉर्ट है, यानी जल्दी हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हमें जल्दी पैसा मिल जा रहा है, तो यहाँ पे हमें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। कोई एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो कुछ बनाता है, तो उसे जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी? तो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो काम करता है ज़्यादातर क्रेडिट बेसिस पे, और यहाँ पे लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है कि जो बिजनेस में पैसा लगाया गया है वो रिटर्न बहुत लेट में होता है। जैसे अगर सपोज कर लीजिए रॉ मटेरियल लेके हमने सारा चीज़ें बना दिया, पैसे लगा दिए उसमें, लेकिन जो भी सेलर है वो हमें पैसे काफ़ी समय के बाद दे रहे हैं, तो उसे हम लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल कहेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो क्रेडिट बेसिस पे काम करता है और लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल होता है, तो यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मोर वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, या फिर हम फिनांस में इसको बोलते हैं वेरी सब्सटैंशियल वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। तो नेचर ऑफ द फर्म भी डिटरमाइन करेगा कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस। अगर एक फर्म अलग अलग सीजन में काम करती है तो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक फर्म है जो कि सीलिंग फैंस बनाती है। सीलिंग फैंस आप जानते ही, तो आज के टाइम पे काफ़ी गर्मी है, समर का सीज़न चल रहा है, तो आप जानते हैं कि समर के सीज़न में जो सीलिंग फ़ैन बनाने वाली फर्म है वो ज़्यादा डिमांड होने के कारण, गर्मी होने के कारण यहाँ पे सीलिंग फ़ैन की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने से क्या होगा कि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना होगा,
ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो समर का सीज़न है तो यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर विंटर सीज़न है, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे समर सीज़न था, अब विंटर आ गया, तो विंटर में सीलिंग फैन की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी, या बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पे डिमांड भी कम है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगा और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस भी डिटरमाइन करता है कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉलिसी की। प्रोडक्शन पॉलिसी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ये सिंपल है, यानी आपका प्रोडक्शन पॉलिसी ही डिटरमाइन करेगा कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन कैसा है, क्या मार्केट में कंपटीशन है या नहीं है? ज़्यादा कंपटीशन होगा तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मार्केट कंडीशन में एक चीज़ आती है क्रेडिट टर्म्स, मैं यहाँ पे आप सबके लिए लिख दे रहा हूँ, क्रेडिट टर्म्स। यानी कि मार्केट में जो क्रेडिट टर्म्स हैं वो कैसा है। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि क्रेडिट टर्म्स अच्छा है हमारे पास, क्रेडिट पे काम होता है मार्केट में। क्रेडिट पे काम अगर होता है और लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर सपोज कर लेते हैं कि क्रेडिट पे काम होता है, जो भी फर्म्स हैं वो क्रेडिट पे काम करती हैं और लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी जो पैसा फर्म इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में वो कैश बाद में मिल रहा है उसको, तो यहाँ पे मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट टर्म्स नहीं है लेकिन शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल है, तो यहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशंस ऑफ सप्लाई की। सप्लाई क्या होता है, जो भी फर्म कुछ बना रही होती है उसे रॉ मटेरियल चाहिए, स्पेयर्स पार्ट्स चाहिए और भी सारी चीज़ें चाहिए। तो कंडीशन ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, इनकी सप्लाई कैसी, इनकी कंडीशन कैसी है। तो मान लेते हैं कि सप्लाई जो है वो प्रॉम्प्ट है। अगर मान लेते हैं कि जो सप्लाई है वो प्रॉम्प्ट है और एडिक्वेट है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, तुरंत, जैसे ही आपने डिमांड किया वैसे ही आपको सप्लाई मिल गया। एडिक्वेट का क्या मतलब है, जितना आपने डिमांड किया उतना मिल गया। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि सप्लाई प्रॉम्प्ट और एडिक्वेट है तो फर्म क्यों ज़्यादा इन्वेंट्री स्टॉक करके रखेगी अपने पास, क्यों ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है वो रखेगी, वो स्मॉल इन्वेंट्री रखेगी। तो जब स्मॉल इन्वेंट्री रखेगी तो यहाँ पे लो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो सप्लाई है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आपको पता नहीं है कब सप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर स्कैंट है। स्कैंट का मतलब क्या है, लिमिटेड, आपको पता नहीं है कि कितना रॉ मटेरियल मिलेगा, कितना स्पेयर पार्ट्स मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो फर्म है वो एनफ स्टॉक्स बना के रखेंगे, तो ज़्यादा स्टॉक बनाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एक दो बार इस वीडियो को वापस से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ अ फर्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से होता है, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस की वजह से भी होता है, प्रोडक्शन पॉलिसी की वजह से, मार्केट कंडीशन और कंडीशंस ऑफ सप्लाई की वजह से भी ये आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है। तो फर्स्ट का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरमीडिएट अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसे हम इंटरमीडिएट अप्रोच कहते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये ट्रेडिशनल अप्रोच होगा, क्या ये एनआई अप्रोच होगा, क्या ये एनओआई अप्रोच होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए ये कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कवर किया है।
फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एनआई अप्रोच की, जो कि एक रेलेवेंट अप्रोच है। रेलेवेंट का क्या मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर विल इम्पैक्ट the overall cost of capital and value of the firm। एनआई अप्रोच क्या कहता है कि जैसे जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते रहोगे, वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। सिर्फ इतनी सी चीज़ एनआई अप्रोच कहती है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको और भी किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है एनआई अप्रोच समझने के लिए। फिर भी मैं डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ओ वाई एक्सिस पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया है और ओ एक्स एक्सिस पे आपको दिया गया है डिग्री ऑफ लीवरेज। डिग्री ऑफ लीवरेज का क्या मतलब है? डेट और इक्विटी। डी से डेट हो गया, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ डेट दिया है। ई से इक्विटी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। दोनों की कॉम्बिनेशन को ही हम डिग्री ऑफ लीवरेज कहते हैं। तो एनआई अप्रोच ये कहता है कि जैसे जैसे आप डेट को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे देखो ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, जैसे जैसे हम डेट का प्रपोर्शन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो कम हो रहा है। यही चीज़ एनआई अप्रोच कहता है कि जैसे जैसे हम डेट को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है और वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि के डी और के ई ये दोनों कांस्टेंट होंगे। के ई एंड के डी, के ई का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और के डी का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। ये दोनों कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि एनआई अप्रोच का एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं, हमारा एक जनरल परसेप्शन क्या है कि जब हम डेट बढ़ाते हैं तो हमारा रिस्क भी बढ़ता है। रिस्क बढ़ता है मतलब हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए। ये एक जनरल परसेप्शन है, जो भी इन्वेस्टर है उनका जनरल परसेप्शन है। लेकिन एनआई अप्रोच में एक अजम्पशन ये है कि डेट को इंक्रीज़ करने से जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है वो चेंज नहीं होता। एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है? रिस्क परसेप्शन। रिस्क परसेप्शन जो है वो चेंज नहीं होता, ये आप ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एनआई अप्रोच को हम फिक्स्ड के थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे के जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कांस्टेंट होती है। उम्मीद है आपको एनआई अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको हम एनओआई अप्रोच भी कहते हैं। ये एनआई अप्रोच का जस्ट अपोजिट है। पहले आपने देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है, अब यहाँ पे ये इररेलेवेंट हो जाएगा, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम एक इररेलेवेंट थ्योरी है या इररेलेवेंट अप्रोच है, जो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट इम्पैक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, यहाँ पे डिग्री ऑफ लीवरेज दिया गया है आपके सामने। यहाँ पे ये कहा कि आप डेट का कितना भी प्रपोर्शन बढ़ा लो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज नहीं होगा, बल्कि जो के ई है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखो कि जैसे जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते रहोगे, जो के ओ है जिसे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। हो सकता है कि के ओ के जगह पे आपको डब्ल्यू ए सी सी लिखा हो, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैग बोलते हैं। दोनों का मतलब एक है, चाहे के ओ बोलो चाहे वैग बोलो, दोनों का मतलब एक ही। तो एनओआई अप्रोच में क्या होता है कि जैसे जैसे हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे के ओ कम नहीं होता, बल्कि ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे के ओ और के डी ये दोनों कांस्टेंट होंगे और जो के ई है वो इंक्रीज़ करता रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज़ क्यों करेगा। एनओआई अप्रोच ये कहता है कि जैसे जैसे हम डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे जो इन्वेस्टर का रिस्क परसेप्शन है वो भी चेंज होता रहता है। पिछले बारे में आपने देखा कि चेंज नहीं हो रहा था रिस्क परसेप्शन, लेकिन यहाँ पर रिस्क परसेप्शन चेंज होता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट मांगते हैं। उम्मीद है आपको एनओआई अप्रोच समझ में आया होगा। अब आइए जानते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच एक रेलेवेंट अप्रोच है।
तो ट्रेडिशनल अप्रोच बात करता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की। मैं आप सबके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एक डेट और इक्विटी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम होगा और यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमम होगा। यानी कि एक ऑप्टिमम पॉइंट की बात की जा रही है, ऑप्टिमम पॉइंट की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे आप देखो एक ऑप्टिमम लेवरेज पॉइंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमम होगा। फिगर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया है और यहाँ पे डिग्री ऑफ लीवरेज दिया गया है। यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट है जहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो रहा है और वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट से आगे जाएं तो यहाँ पे देखो जो केओ है या जिसे हम वैग भी कहते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगा। यानी कि एक ऑप्टिमम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट ए और बी पॉइंट मान लेते हैं, ये दो पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कर्व है वो होगा यू शेप्ड, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंटरमीडिएट अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, इंटरमीडिएट अप्रोच। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसे हम इंटरमीडिएट अप्रोच क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन एनआई एंड एनओआई अप्रोच। ये एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच की एक बीच की अप्रोच है जिसे हम इंटरमीडिएट अप्रोच कहते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, चाहे एनआई अप्रोच है चाहे एनओआई अप्रोच है, तीनों को दिया है डेविड ड्यूरेंट ने। इसीलिए इन तीनों थ्योरी को हम ड्यूरेंट थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये दो पॉइंट भी अलग से नोट कर लेना। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। दोनों स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द टोटल ऑफ ऑल करेंट एसेट, यहाँ पे करेंट असेट्स भी होगा, एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जो भी टोटल करंट एसेट्स हैं अगर हम उनका टोटल कर दें तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द जीरो वर्किंग कैपिटल सिचुएशन हैपेंस व्हेन इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल आर नॉट सपोर्टेड बाय द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय सप्लायर्स एंड एडवांसेस गिवन बाय कस्टमर्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि जीरो वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन तब होती है जब जो भी सप्लायर है वो इन्वेंट्रीज को हमें क्रेडिट में देता है और जो कस्टमर्स हैं वो हमें एडवांस में पेमेंट करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सेकेंड है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। थर्ड है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फोर्थ है बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। एक बार दोनों स्टेटमेंट को इवेलुएट कर लेते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो टोटल करंट एसेट्स है उसे ही हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ये शॉर्ट में। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सही है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो भी आप वर्किंग कैपिटल निकालते हो चाहे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हो इसे ही हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जीरो वर्किंग कैपिटल सिचुएशन कब होती है, जब जो भी सप्लायर्स हैं उन्हें क्रेडिट में गुड्स मिल जाए और जो कस्टमर्स हैं वो गुड्स के लिए एडवांस में पेमेंट कर दे, यानी एडवांसेस
दे दें। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? वो फंड जो हमें बिजनेस में डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रन करने में चाहिए। तो यहाँ पे जीरो वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन कब होगी? जब सप्लायर, मान लो कि आप एक फर्म हो जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, और आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़ीरो वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो ये कब ऐसी सिचुएशन होगी? जब आपका सप्लायर आपको क्रेडिट में सामान दे दें। सपोज कर लो कि आप एक फर्म हो जो कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ परचेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत है कि नहीं? लेकिन अगर आपका जो सप्लायर है वो आपको क्रेडिट में सामान दे दे, उधार में आपको दे दे, या फिर जो भी आपके कस्टमर हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, वो एडवांस में पेमेंट कर दे। जैसे सामान जो है वो 5000 का है, लेकिन वो 10,000 पे कर दें, एडवांस पे कर दें कि भाई फ्यूचर में मैं आपको से और भी सामान ले लूँगा, एडवांस आप रख लो। तो जब सप्लायर क्रेडिट प्रोवाइड कराता है एक फर्म को, या फिर जो कस्टमर है वो एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज़ीरो वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पे नॉट सपोर्टेड नहीं होगा बल्कि सपोर्टेड होगा। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। एक बार सारे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कैपिटल रैशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन कैपिटल इज इन अनलिमिटेड सप्लाई। नेक्स्ट है पे बैक पीरियड रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स अ फर्म टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेट कैश इनफ्लोज। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डस कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लास्ट है एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ ARR इज लेस देन मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 1, 2 एंड 4 सही है, क्या ये 1, 3 एंड 4 सही है, या फिर 1 एंड 3 सही है, या फिर 3 एंड 4 सही है। एक बार सारे टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल रैशनिंग का क्या मतलब है। कैपिटल रैशनिंग आपको पढ़ने को मिलता है कैपिटल बजटिंग टॉपिक में। कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब है कि हम जो भी हमारे सामने प्रोजेक्ट हैं उनको हम इवैल्यूएट करते हैं और बेस्ट प्रोजेक्ट में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सामने 3 प्रोजेक्ट हैं, ए, बी और सी, ये तीनों आपके सामने प्रोजेक्ट्स हैं। अब कैपिटल बजटिंग हमें ये बताता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म फंड है वो हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो। ये जनरल केसेस की बात है। लेकिन कैपिटल रैशनिंग का जो प्रोसेस है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो फंड्स हैं वो होते हैं लिमिटेड। जब हमारे पास फंड्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और हम फाइनेंशियली जो वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वाइबल प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? आप सिंपली ये समझो कि बेस्ट प्रोजेक्ट, जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम कैपिटल रैशनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम जो भी वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको रैंक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करके। इसका हम यूज़ करते हैं, शॉर्ट में इसको PI भी कहते हैं। PI के थ्रू हम जो भी फाइनेंशियली वाइबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम रैंक कर देते हैं, रैंक प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद हम जो भी प्रोजेक्ट है, बेस्ट प्रोजेक्ट है, उसको हम चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरीके के हमारे सामने प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट A, B और C, और हमने तीनों का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, A का आ गया 3.1, B का आ गया 2.5 और C का आ गया 3.2। तो हम इस PI इंडेक्स है, इसके बेसिस पे हम तीनों प्रोजेक्ट को रैंक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? C का है, तो उसे हम रैंक 1 दे देंगे। इसके बाद A का है तो इसे हम दे देंगे रैंक 2, और 2.5 को हम दे देंगे रैंक 3। इस तरीके से हमने देखा कि जब हमारे पास लिमिटेड लॉन्ग टर्म फंड्स हैं और हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है
तो हम कैपिटल राशनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके बेस्ट वाइबल प्रोजेक्ट, जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप कैपिटल राशनिंग को समझ लीजिए। कैपिटल राशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड फंड्स अवेलेबल हैं और हमें उन लिमिटेड फंड्स को एलोकेट करना है फाइनेंशियली वाइबल प्रोजेक्ट में, जो बेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके लिए हम पीआई जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल करके जो फाइनेंशियल वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको रैंक करते हैं, और जिनके रैंक सबसे बेस्ट आती हैं, जैसे यहाँ पे सी प्रोजेक्ट का रैंक 1 आया है, तो यहाँ पे हम सी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आइए जानते हैं कि पे बैक पीरियड का क्या मतलब है। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं PBP, पे बैक पीरियड। जब आप कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे तो उसमें जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आपको पे बैक पीरियड मिल जाएगा। पे बैक पीरियड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो नहीं करता है। पे बैक पीरियड का क्या मतलब है, आप सिंपली उसके सामने लिख लो रिकवर। यानी कि पे बैक पीरियड का क्या मतलब है कि इसमें आपको वो ईयर बताता है, नंबर ऑफ ईयर बताता है, जिस जिस टाइम में आप जो भी आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको आप कितने टाइम में रिकवर कर सकते हो, यही आपको पे बैक पीरियड बताता है। एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला है इनिशियल आउटले अपॉन कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लोज। इनिशियल आउटले का क्या मतलब है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। यानी कि जो भी आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, जो भी अमाउंट है 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ या जो भी आपने इन्वेस्ट किया था, वो कितने टाइम में, कितने ईयर में, ठीक है, आपको रिकवर हो जाएगा, यही आपको पे बैक पीरियड बताता है। नाम में ही आप देखो, पे, पहले आपने पे किया है यानी आपने इन्वेस्ट किया है, बैक का मतलब वही पैसा आपको कब रिकवर हो जाएगा, कब मिल जाएगा। दो प्रोजेक्ट लेके मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कर लो कि दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में आपने कितना लगाया, 10 लाख रुपए लगाया, और 1 लाख के हिसाब से आपको पर ईयर आपको पैसा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको ये पैसा कितने समय में रिकवर हो जाएगा, 10 ईयर्स। तो मैंने आपको बताया कि ये ईयर्स बताता है, तो यहाँ पे 10 ईयर आ गया। सेम प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, लेकिन हर साल मुझे 2 लाख रुपए मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 5 ईयर्स आ गया। तो आप बताओ कि आप कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करोगे। प्रोजेक्ट ए में 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो 10 साल में मिल रहा है, प्रोजेक्ट बी में 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो 5 साल में मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर प्रोजेक्ट बी में हमें फ़ायदा है। तो पेबैक पीरियड भी यही बताता है, इनिशियल आउटले अपॉन कैश इनफ्लोज। इनिशियल आउटले का क्या मतलब है, कितना आपने इन्वेस्ट किया। कैश इनफ्लोज का क्या मतलब है, कितना पैसा आपको पर ईयर रिसीव हो रहा है। तो पेबैक पीरियड हमें ये बताता है कि जो भी हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया, एक फर्म का जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसे हम कितने समय में, टाइम ध्यान रखना, कितने समय में रिकवर कर सकते हैं। अब हो सकता है कि 10 लाख रुपए आपने रिकवर कर लिया, उसके बाद भी तो प्रॉफिट जनरेट होगा, लेकिन उसके बाद का जो अमाउंट है उसके बारे में पेबैक पीरियड कुछ भी नहीं कहता है। वो बस इतना बताता है कि जो भी आपने इनिशियल पेमेंट किया है, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, सिर्फ उसको आप कितने समय में रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे डिसीजन रूल भी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में डिसीजन रूल्स भी पूछेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, लेसर शुड बी द टाइम टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ द फंड्स। ठीक है, जितना कम समय होगा, जैसे यहाँ पे 5 साल था और यहाँ पे 10 साल था, तो जितना कम समय होगा उतना ही आपके लिए वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा। डिसीजन रूल कैसे होगा, एक बार देख लेते हैं। पे बैक पीरियड अगर सपोज कर लेते हैं आपका कम है और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड आपका ज़्यादा है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को। पे बैक पीरियड का क्या मतलब है, सपोज कर लो कि 8 साल है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या था 10 साल। आपको 8 साल में ही एक्सेप्ट हो जा रहा है, आपको 8 साल में ही जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जा रहा है, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। ध्यान रखो कि पे बैक पीरियड जो है वो अगर कम है और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड ज़्यादा है,
तो ऐसे कंडीशन में आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पे मैंने वही किया है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में मुझे जल्दी पैसा रिकवर हो जाए तो उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट है, अगर पेबैक पीरियड अगर ज़्यादा हो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड से, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेबैक पीरियड 10 ईयर्स है और मैक्सिमम टाइम है 8 ईयर्स, यानी 8 साल में हमारा रिकवर हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमें 10 साल में रिकवर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था पेबैक पीरियड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की, इसे हम बोलते हैं ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। इससे पहले आपने देखा कि वहाँ कैश फ्लो को हम कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, और सिर्फ एक ऐसा कैपिटल बजटिंग टेक्निक है जिसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसलिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ भी कंसीडर नहीं करते, ठीक है। सिर्फ एक शब्द मैं बताऊंगा जिससे आप इस मेथड को आराम से समझ जाओगे। यहाँ पे देखो रेट लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने देखा कि टाइम के बारे में बात कर रहा था, ईयर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको रेट के बारे में बताएगा कि किस रेट से आप उस इन्वेस्टमेंट को रिसीव कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट करके अपॉन 2 कर देंगे तो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 50,000 और एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने कर लिया है 5 लाख। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ 3 0 यहाँ से 10, तो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, 10%। यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपको 10% के रेट से रिटर्न प्राप्त हो जाएगा। यही आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताता है। ये कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे डिसीजन रूल भी आपको जानना ज़रूरी है, मैं आप सबके लिए लिख दे रहा हूँ डिसीजन रूल्स। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 8%, यानी 8% के रेट से आपको जो प्रॉफिट है वो जनरेट हो रहा है, और मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट कितना है, 6%, यानी इससे कम तो हम नहीं ले सकते। तो अगर आपको 8% के रेट से प्रॉफिट मिल रहा है और मिनिमम जो है वो 6% है, तो आप जो भी प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा है। लेकिन अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज़ लेस देन मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। सपोज कर लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 6% है और मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 8% है, तो ऐसे में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो आप इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वापस से क्वेश्चन में आते हैं। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर नॉट करेक्ट, आपको इनकरेक्ट देखना है। तो सारे ऑप्शंस को एक बार वापस से इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था कैपिटल राशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन कैपिटल इज इन अनलिमिटेड सप्लाई। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कैपिटल राशनिंग में हमारे पास जो कैपिटल की जो सप्लाई होती है वो होती है लिमिटेड, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होती। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पे बैक पीरियड रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स अ फॉर्म टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेट कैश इनफ्लोज। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है उसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, बाकी सब में हम कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डज कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को
कंसीडर ही नहीं करता है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट। तो ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सपोज कर लेते हैं 6% है और मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट जो है वो 8% है, तो ऐसे में आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे बल्कि रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 3 और 4 ये तीनों इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन कहता है अंडर द मैचिंग अप्रोच ऑल परमानेंट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड विथ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड ऑल टेम्पररी करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड विथ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। मैचिंग अप्रोच ये कह रहा है कि जो भी परमानेंट करंट एसेट्स है उनको लॉन्ग टर्म फंड से सोर्स किया जा रहा है और जो भी टेम्पररी करंट एसेट्स हैं उनको शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड से मैनेज किया जा रहा है, मैच किया जा रहा है। रीज़न देख लेते हैं एक बार। ऑपरेटिंग साइकिल इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स। ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो एक टाइम को डिनोट करता है जो कि रॉ मटेरियल को परचेस करने में, एक्वायर करने में और जो कैश आपने लगाया उसको रिसीव करने के बीच की एक दूरी है, एक समय, इसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is not a correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. एक बार देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट शॉर्ट में इसको WCM कहते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सिलेबस में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 अप्रोचेस आपके सामने दी गई हैं। फर्स्ट है हेजिंग अप्रोच या इसे हम मैचिंग अप्रोच भी कहते हैं। सेकंड है कंजर्वेटिव अप्रोच और थर्ड है एग्रेसिव अप्रोच। एक एक अप्रोच को ब्रीफली समझ लेते हैं। अगर हम करंट एसेट्स को फंड करते हैं, अगर हम करंट एसेट को शॉर्ट टर्म फंड से फंड करते हैं और फिक्स एसेट को फंड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड से, तो इसे हम मैचिंग या हेजिंग अप्रोच कहते हैं, क्योंकि हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं करंट एसेट और शॉर्ट टर्म से फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच की। तो यहाँ पे हम करंट एसेट को फंड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड से। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रेसिव अप्रोच। यहाँ पे हम फिक्स एसेट्स को फंड करते हैं शॉर्ट टर्म फंड से। यानी यहाँ पे हमारा जो अप्रोच है वो काफ़ी एग्रेसिव है, यहाँ पे हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, फिक्स एसेट को फंड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ, तो इसे हम एग्रेसिव अप्रोच कहेंगे। तो वापस से क्वेश्चन में आते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम परमानेंट करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड कर रहे हैं और जो टेम्परेरी करंट एसेट है उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड कर रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब एक बार रीज़न देख लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल। एक बार आपको वापस से मैं ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बिजनेस में जो भी सेल्स होता है वो तुरंत कैश जनरेट नहीं करता। ऑल सेल्स ऑफ बिजनेस डू नॉट कन्वर्ट इनटू कैश इमीडिएटली। एक फर्म क्या करती है, कैश से बिजनेस स्टार्ट करती है। ठीक है, फिर वो रॉ मटेरियल को परचेस करती है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, फिर आप जानते हैं कि फिनिश्ड गुड्स होता है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद वो सेलर के पास गुड्स को भेज देती, लेकिन सेलर जो है वो तुरंत कैश नहीं देता फर्म को। सपोज कर लेते हैं कि 50 डेज़, 50 दिन का आपने ग्रेस पीरियड दे दिया है, 50 दिन के बाद आपको कैश प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या 50 दिन आप बिना पैसे के काम कर लोगे? नहीं करोगे। तो इस 50 दिन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पीरियड को ही हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल, ये पूरा नाम है इसका, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर इसे हम बोलते हैं कैश टू कैश
साइकिल। कैश टू कैश साइकिल का क्या मतलब है कि आपने कैश लगा के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, अब वो सेल करने के बाद वापस आपके पास कैश कब आएगा, वो ड्यूरेशन, वो टाइम, ये टाइम जो है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया और जो रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल का मतलब क्या है, जो भी डेटर्स हैं, जो भी सेलर्स हैं आपके, वो कब पैसा आपको रिटर्न कर रहे हैं, जो भी पैसा आपने बिजनेस में लगाया है वो कितने टाइम के बाद आपको मिल रहा है, इसे ही हम वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल या कैश टू कैश साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। इसका क्या मतलब है कि आपको दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली इवेलुएट करना होगा कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही है या नहीं, और जो स्टेटमेंट है उसका करेक्ट रीज़न दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में आपको मैचिंग अप्रोच के बारे में बात कर रहा है और सेकेंड में आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बात कर रहा है, इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो भी हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बिजनेस फिनेंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।